गैसियस हाफ सेल कौन सा है? तो आप 3 नंबर हेडिंग लगाओगे, गैसियस हाफ सेल, या हम लोग इसको इलेक्ट्रोड भी कह रहे हैं। बताया था मैंने कि इसको क्यों इलेक्ट्रोड कहते हैं, याद है आपको कि भूल गए आप लोग? हाँ, गैसियस हाफ सेल को आप इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो। तो यहाँ पे गैसियस हाफ सेल अब हम लोग बनाने जा रहे हैं, या गैसियस इलेक्ट्रोड कह लो। तो सवाल ये है कि अगर आप मेटल मेटल आयन का हाफ सेल बना रहे हो, तो उसमें जो मेटल रॉड इस्तेमाल करते हो, तो मेटल तो सॉलिड होता है, उसको आप एज ए इलेक्ट्रोड, एज ए रॉड, एज ए एक एनोड कैथोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल बनाते हैं, तो उसमें हम लोग एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक सॉलिड है। लेकिन जब ये सुनने को मिलता है कि सर गैसियस हाफ सेल बना रहे हो और उसके अंदर या गैसियस इलेक्ट्रोड बना रहे हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड बनाओगे वो किसी गैस का होगा क्या? कोई गैसियस सब्सटेंस होगा क्या? तो आंसर है गैस का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन गैसियस उसके अंदर क्या होता है कि वो हमेशा वो एक्सपैंड करता है या भागते रहता है, तो उसमें क्या है कि वो एज ए सॉलिड फॉर्म में तो है नहीं, तो उसके इलेक्ट्रोड बनाने मुश्किल है, उसका आप इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। तो यहाँ जो तरीका अपनाते हैं वो क्या है, और इसको गैसियस इलेक्ट्रोड बोला क्यों जा रहा है, गैसियस हाफ सेल बोला क्यों जा रहा है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करना। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे कंटेनर ले लिया, हमने एक बर्तन ले लिया, इसके अंदर क्या करते हैं, एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं, यहाँ भी एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं इस तरह से। यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कि गैसेस इलेक्ट्रोड बनाया जा रहा है, बस गैसेस इलेक्ट्रोड या गैसेस हाफ सेल क्यों कहा जा रहा है वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी थोड़ी देर में। तो ये आपका किसका है? प्लेटिनम का वायर है, पीटी वायर लिख सकते हो आप, प्लेटिनम का वायर है। और ये जो इसका बॉटम पार्ट होता है ना, जो नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे किया क्या जाता है कि प्लेटिनम का एक प्लेट ऐड कर दिया जाता है, प्लेटिनम का ही एक प्लेट ऐड कर दिया जाता है। और इस प्लेटिनम प्लेट के ऊपर, ये मैं लिख देता हूँ, ये प्लेटिनम प्लेट है, पीटी प्लेट है ये। और इस प्लेटिनम प्लेट के ऊपर ना प्लेटिनम पाउडर की कोटिंग कर दी जाती है। हाँ, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, दीवार होता है तो उसको हमने पेंट कर दिया, यही बात समझ में। तो वैसे ही यहाँ पे जो प्लेटिनम प्लेट होता है ना नीचे वाले एंड पे, इस प्लेटिनम वायर के नीचे वाले एंड पे जो प्लेटिनम प्लेट हमने ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया, उसके ऊपर एक पाउडर की कोटिंग कर दी जाती है। तो कोटेड विथ पीटी पाउडर, यानी प्लेटिनम पाउडर। तो प्लेटिनम पाउडर से इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है। तो उसको मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना ऐसा कुछ। अब ये क्यों किया जाता है? तो होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को एज ए उस पर कोटिंग करते हो ना, पेंट वेंट करते हो या उसके ऊपर एक कोई पाउडर वगैरह डालते हो, तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बहुत ही स्मूथ चीज़ है, कोई बहुत ही चिकना चीज़ है, और उस पर आप कुछ ऐसा कर दो जिसकी वजह से उसके सरफेस पे खुरदुरापन आ जाए, रफनेस आ जाए, तो बेसिकली क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचना, अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, और एक मैं ऐसे ड्रॉ करूँ उतने ही लेंथ का, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा दोनों का सेम होगा क्या? किसका ज़्यादा होगा? इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? या सिंपल आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर ये स्ट्रेट है ना, इसी को पकड़ के आप थोड़ा सा ऐसे पकड़ के, कोई अगर मान लो ये फ्लेक्सिबल चीज़ है, और इसको पकड़ के मोड़ दो और इसको ऐसे कर दो, तो पता लगेगा कि इतना ही में ही हो जाएगा। ये बात समझ में? तो ये जो मुड़ा हुआ चीज़ होता है ना, अब इसका सरफेस एरिया, अब मैं कहूँ कि इतना मुड़ा हुआ ये चीज़ लूँ और मैं इतना बड़ा लूँ, तो पता लगेगा कि इसका सरफेस एरिया उतना ही डिस्टेंस में क्या है, इसके सरफेस एरिया से इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इसको जब सीधा करोगे तो ये तो एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा। और आ रहा समझ में? तो अगर कोई स्मूथ चीज़ होता है, चिकना है, तो उस पर रफनेस बढ़ा करके, उसके खुरदरापन बढ़ा करके, उस पर कोटिंग करके आप उसके सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो। अब ये सरफेस एरिया क्यों बढ़ाते हैं? तो सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी जो मैं गैसेस हाफ से ले रहा हूँ, आप अलग अलग गैस भी लेकर के बना सकते हो, लेकिन हम लोग जो
प्रेफर करते हैं या जो ज़्यादातर बनाया जाता है या जो चीज़ अभी पढ़ना है हमको, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। आई बात समझ में? हाइड्रोजन गैस का हम लोग इलेक्ट्रोड बनाने जा रहे हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? तो बेसिकली अब ये प्लेटिनम का वायर है, इसके यहाँ पे नीचे वाले एंड पे बॉटम पार्ट पे क्या किया गया कि एक प्लेटिनम का प्लेट अटैच कर दिया गया, इस पे प्लेटिनम पाउडर की कोटिंग कर दी गई, और इसके ऊपर से ना, यहाँ से, इसके ऊपर से क्या किया जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो होता है ना, वो प्रवाहित कराया जाता है। मतलब हाइड्रोजन गैस इधर से इस पे एक प्रेशर के थ्रू, एक खास प्रेशर पर यहाँ से इस चैम्बर के अंदर डाले जाते हैं। ये देखो इस तरीके से कुछ, यहाँ से हाइड्रोजन गैस एक प्रेशर पे जो है सो कि इसको भेजे जाते हैं। अब जब ये हाइड्रोजन गैस आएगा ना, तो प्लेटिनम का जो प्लेट होता है, इसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है गैसेस को एड्जॉर्ब करने का। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एड्जॉर्ब, मैंने ऑब्जॉर्ब नहीं बोला। एड्जॉर्प्शन और ऑब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग होता है। अवशोषण और अधिशोषण, लिखता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो। एक लिख रहा हूँ मैं अवशोषण और एक लिख रहा हूँ मैं अधिशोषण। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऑब्जॉर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब शायद ऑब्जर्व होता है या ऑब्जॉर्व होता है, ऑब्जर्व होता है ना, वो से होता है ना। हाँ, तो एक ऑब्जर्वेशन होता है जो आप करते हो, किसी चीज़ को कितना ग्रहण कर रहे हो, कितना ले रहे हो, आई बात समझ में, वो ये चीज़ होता है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, इसका मतलब होता है कि मतलब ऊपर ही ऊपर कितना आप एब्जॉर्व कर रहे हो, आपके सरफेस में ही कितना एब्जॉर्व हो रहा है, मतलब ऊपरे ऊपरे दिमाग में कितना जा रहा है। जैसे समझो, सुनाता हूँ कि एक रुई का कोई सामान ले लो, जैसे रुई का बॉल ले लो या रुई का गद्दा या जो भी आपके पास बिछावन वगैरह बेड पे होता है ना, वो रुई का बना होता है। तो आप ऐसा कर दो कि एक ग्लास उस पर पानी फेंक दो, तो क्या होगा, वो जो गद्दा होगा पानी को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, मतलब सोख लेगा कि नहीं, अवशोषित कर लेगा कि नहीं कर लेगा, पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, अवशोषण। क्या कहेंगे, अवशोषण। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो गद्दा हटा दो और आपका जो चौकी है या पलंग जो भी है उस पे जो पेंट वेंट किया हुआ है, और आप पानी को फेंको एक गिलास, क्या लगेगा, क्या लग रहा है कि वो जो लकड़ी का जो पलंग है या चौकी जो भी है उसको आपने पेंट करके रखा है, तो लकड़ी उस पूरे पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, नहीं करे। उसका जो पानी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस को भिगा पाएगा, उसके सरफेस पे ही बस रहेगा, उसके अंदर नहीं जा सकता वो। नहीं समझ आ रही बात? तो वो जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। इस पे एक चैप्टर भी हमको पढ़ना है, अभी आगे मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में ही मिलेगा, अधिशोषण। तो वहां पे आपको एक चीज समझ में आएगा कि सरफेस एरिया बढ़ने से एडजॉर्प्शन कैसे बढ़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सवाल किया जाए तो ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आते हैं ना, तो इस पे एडजॉर्प्शन मतलब ये वाला, अधिशोषण यहाँ पे ज्यादा हो। अब अधिशोषण कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कि जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रहा है वो प्लेटिनम प्लेट के अंदर नहीं जाएगा, प्लेटिनम प्लेट के सरफेस पे ही एब्जॉर्ब होगा। तो मैंने बोला कि प्लेटिनम पाउडर से इसके सरफेस को कोटिंग करते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से आने वाले हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण ज़्यादा हो, वो अपने सरफेस पे पकड़ के ज़्यादा रखे, चिपका के ज़्यादा रखे। अब वही मान लो कि जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो कांदे का पत्ता होता है जिसका हम लोग सब्जी बनाते हैं, पानी उस पर डाल दो तो क्या होता है, वो एडजॉर्ब भी नहीं करता। ऑब्जर्व की तो बात ही छोड़ दो, एडजॉर्ब भी नहीं करता। ऊपर से ही वो गोल गोल बन के मरकड़ी की तरह, जैसे मरकड़ी को हाथ में रखोगे तो वो उसका अपन आपस के इतना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है कि आपस में इतना ज़्यादा लगाता है कि हाथ पे वो भिगाएगा ही नहीं, वो अपने आप गोल बन जाता है। तो वैसे ही जैसे आप पानी को आप कांदे के पत्ता पर डालते हो तो वो एज ए स्फेरिकल फॉर्म में, और वो लुढ़क जाता है, कहीं से भी निकल जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस आ रहा है ना, वो इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब होना चाहिए। तो प्लेटिनम के अंदर एड्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन उतना ही अच्छा होगा। और आप चाहोगे कि यहाँ से जो गैस आप भेज रहे हो उसका यहाँ पे जितना ही ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छा होगा। उसी के हिसाब से यहाँ से जो एक वायर निकल रहेगा, ये एक वायर निकाल दो जिसको किसी दूसरे हाफ सेल के साथ आप कनेक्ट करोगे, तो वहाँ वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसमें करंट क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे अधिशोषण जो होता है ना, एड्जॉर्प्शन होता है, उसको बढ़ाने के लिए ये कोटिंग की जाती है। यही बात समझ में? तो हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रोड अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसका हमने इस्तेमाल किया,
एक्चुअल में ये प्लेटिनम का जो वायर है ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसे देखो तो इस चैम्बर के अंदर आप हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कर रहे हो, इसके वजह से इसको बोलते हैं गैसियस हाफ सेल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल हो रहा है तो आप हाइड्रोजन गैस हाफ सेल बोल सकते हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। आई बात समझ में? और क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है ना, जो भी वाटर का सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर आप कोई एसिड डाल देते हैं। मतलब हमको चाहिए H+ आयन चाहिए होता है, और H+ आयन आपको पता है कहाँ मिलता है, एसिड में मिल जाता है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हम कोई एसिड डाल देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, कोई भी एक एसिड आप ले लो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि कोई ऐसा एसिड ना ले लो। वैसे भी प्लेटिनम आप यूज़ करो तो प्लेटिनम आपको पता है बहुत लेस रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव है, बात पता है ना आपको, रिएक्टिविटी प्लेटिनम की बहुत कम होती है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड इसको बोला भी जा रहा है कि भाई ये इनर्ट होता है, तो ये रिएक्ट वैसे करेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई एसिड डाल दे तो जिससे आपको क्या मिल जाता है, H+ आयन मिल जाता है। अब यहाँ पर इस H+ का आयन का कुछ अपना कंसंट्रेशन होगा, इसकी कुछ अपनी मोलारिटी होगी, मोलरता होगी। तो जो भी होगा, मैं अभी फिलहाल मान लेता हूँ कि इसके जो कंसंट्रेशन है, मोलारता है, मोलारिटी है, वो 1m है। 1m का मतलब अगर इसके अंदर 1 लीटर सोल्यूशन है तो उसके अंदर जो H+ आयन का जो नंबर है वो कितना है, 1 मोल है कि नहीं? 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे आयंस का निकाल रहे हो आप, तो H+ अगर आयन का जो नंबर है, अगर ये 1 मोल है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो आप कहोगे मोलरिटी 1m का है। तो यहाँ पे सोल्यूशन की मोलरिटी 1m है, मान लेता हूँ कुछ डिफरेंट अलग अलग दिया जा सकता है, लेकिन मोलरिटी 1m है। यहाँ से जब गैस भेज रहे हो ना, यहाँ पे जो गैस भेज रहे हो, तो इसका अपना कुछ एक प्रेशर होगा जिसपे आप भेज रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर गैसेस कितना एड्जॉर्ब होगा, इसका सरफेस पर कितना चिपकेगा, ये डिसाइड होगा इस बात से कि यहाँ से कितना प्रेशर से आप भेज रहे हो, इसका सरफेस एरिया क्या है, कितना आपने ये बढ़ाया है, कितना घटाया है, तो ये इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ प्रेशर को मेंशन करना है, प्रेशर को मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप प्रेशर 1 बार, 2 बार, 1 atm, 2 atm कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड कंडीशन में समझा रहा हूँ, जब प्रेशर 1 बार का होता है, कितने का होता है, 1 बार का प्रेशर हो, मतलब 1 बार के प्रेशर से यहाँ से हाइड्रोजन गैस को आप भेजो, और इसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना हो, 1m। इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना हो, 1m। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड होता है ना, इसको कहा जाता है, इस सिचुएशन में कहा जाता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सी मतलब वो बचपन में पढ़े थे, स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो SHE, सी। तो यहाँ पे जो है सो कि इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो इसका जो भी आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या जो भी, जैसे मैंने शुरू में निकालने के लिए सिखाया था कि कैसे निकालते हैं किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, तो वो आप तरीका फिर सोच सकते हो कि यहाँ वोल्ट मीटर लगा दो, एक दूसरा वायर लेके आओ, इस सोल्यूशन के अंदर डिप कर दो, ऐसा कुछ कहानी बताया था मैंने। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो बना इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप निकालोगे ना, इसका वैल्यू आएगा, कुछ आएगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेकिन इसको माना गया है 0। कितना माना गया है, इसको माना गया है 0। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी तो हम लोग यही सीख रहे हैं कि जो हाफ सेल होते हैं अलग अलग कंडीशन में कितने टाइप के होते हैं, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, रिडक्शन होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे हम लोग ये इस केस में क्या बोलते हैं, मेटल मेटल आयन के केस में देखा हमने कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लेते हैं फिलहाल यहाँ पे कि इस इलेक्ट्रोड पे मान लो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस आ रहा है ना, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस चल के आ रहा है, वो क्या होता है, अगर हम मान लें कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यदि ऑक्सीकरण हो, तो सबसे पहले उसका हाफ सेल रिएक्शन लिखता हूँ मैं,
अगर ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, वो जो हाइड्रोजन गैस चल के आ रहा है वो प्लेटिनम के प्लेट पे आके एड्सॉर्ब होता है, वो प्लेटिनम के प्लेट पे आके एड्सॉर्ब होगा, और ये इलेक्ट्रॉन मतलब लूज करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके H प्लस में जाता है। बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा सकते हो यहाँ पे, मतलब 2 H प्लस मिलेगा, और ये आपका सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ ये रिएक्शन होती है। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन गैस आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पे लूज किया, और ये प्लेटिनम कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू गए, और बाकी हाफ सेल दूसरा जो होगा उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उसमें करंट आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है सो कि वो जो H प्लस था, जो यहाँ पे ये H प्लस बनेगा, वो सॉल्यूशन में आके डिसॉल्व हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीकरण होगा, तो ये वाला रिएक्शन होगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अभी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और एनोड से रिलेटेड जितने सारे इंफॉर्मेशन होते हैं उसको किधर दिखाते हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड दिखाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डबल वर्टिकल लाइन बना देते हैं, जो कि एक सॉल्ट ब्रिज को भी रिप्रेजेंट करता है, या 2 हाफ सेल को सेपरेट करता है। तो अब एनोड वाला इन्फॉर्मेशन है तो इधर लिखोगे। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले शुरू कहाँ से करोगे, तो इलेक्ट्रोड से शुरू करोगे। तो इलेक्ट्रोड किसका बनाया हमने, प्लेटिनम वायर का बनाया। ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड फेज में है तो एस लगा दो, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनते जाओ, उसमें क्या क्या है, सॉल्यूशन के अंदर H प्लस है, आ रहा है हाइड्रोजन गैस है। तो प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है उसका किसके साथ कनेक्शन है, सबसे पहला H2 हाइड्रोजन गैस जो आ रहा है उसके साथ एक इंटरफेस है, तो एक सिंगल वर्टिकल लाइन। कॉमा नहीं लगाना, सिंगल वर्टिकल लाइन। कॉमा क्यों लगाएंगे, सोचो कॉमा कब लगाते हैं, जब दोनों का सेम फेज हो। तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन गैस आ रहा है तो एड्सॉर्ब हो रहा है, उसके अंदर नहीं जा रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है, उसके सरफेस पे चिपक रहा है। तो जो सरफेस पे चिपक रहा होगा तो ऊपर होगा कुछ, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, बीच में एक इंटरफेस होगा, इमेजिन करो। तो यहाँ पे आप बनाओगे सिंगल वर्टिकल लाइन, और यहाँ क्या लिखोगे, H2, और वो क्या है, गैस। क्लियर। अब ये जो H2 गैस है और सॉल्यूशन में जो H प्लस है, जो H प्लस है उसके बीच क्या है, क्या कॉमन लगा दे या सिंगल वर्टिकल लाइन फिर से डालना पड़ेगा, सोचो। H प्लस आयन कहाँ है, सॉल्यूशन में। H2 गैस कहाँ है, सॉल्यूशन में है, कहाँ है, प्लेटिनम के प्लेट पे एड्सॉर्ब हो रहा है। तो ये जो H2 है ना, और H प्लस आयन का जो H प्लस आयन जो है, इन दोनों के बीच भी एक इंटरफेस है, तो यहाँ भी आप एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगाओगे। आई बात समझ में, आराम आराम से सोचो। ये कुछ ऐसी बात होगी, मैं समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक पेन है, इस पेन को मैंने पानी से भिगा दिया, तो जो वाटर है पानी है, और ये जो पेन है, उन दोनों के लेयर के बीच एक इंटरफेस होगा, क्योंकि पानी इस पेन के अंदर तो नहीं गया, वो दोनों मिले तो नहीं एक दूसरे के साथ, वो तो अलग अलग है, तो बीच में एक इंटरफेस होगा। आप समझ पा रहे हो ना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसके लिए सिंगल वर्टिकल लाइन। लेकिन ध्यान से सोचो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक लेयर इसका हो गया, फिर उसके बाद पानी है, फिर उसके बाद एयर भी तो है, हवा भी तो है। तो मैं कह रहा हूँ पानी का जो सरफेस है और ये जो बाहर एयर है, उसके बीच में तो एक इंटरफेस होगा। ये बात कुछ समझ में आई, प्लेट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हाँ। हाँ, ये सवाल आपका वाजिब है। ये जो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस चल के आ रहे हैं, ये टोटल एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, पूरे के पूरे एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रहा है और 100% सबका सब एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ गैसेस यहाँ से रिलीज हो, मतलब वो ये हो जाएंगे, मतलब चले जाएंगे, सबका सब एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोटिंग भी करते हैं कि मैक्सिमम हो सके, अधिक से अधिक हो सके। और कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना यहाँ से आप गैसेस भेज रहे हो वो सब के सब यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। हाँ, ये होगा कि जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये रिएक्शन जो है फास्ट होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अच्छे से जाएगा। आई बात समझ में। तो अब आते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पे। तो डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, और इसके इधर आप ऑक्सीडेशन लेके चल रहे हो तो इधर ही लिखोगे। अब ये H2, ये प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस के बीच में एक इंटरफेस था, तो आपने एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगाया। और जो हाइड्रोजन गैस है और सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस आयन है, इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, मोलैरिटी। तो हालांकि यहाँ पे मैंने 1m लिखा है, तो 1m लिख भी सकते हो, या अगर मोलैरिटी m1 में मान लेता हूँ, कुछ कुछ अलग हो सकता है तो m1 लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन ऐसा कुछ। लेकिन इसके बीच भी एक इंटरफेस है, तो एक सिंगल वर्टिकल लाइन यहाँ भी लगाओगे आप। सही बात समझ में।
तो ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आपको कुछ चिंता नहीं करनी, खत्म हो गया इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे करेंगे हम लोग। तो जो सी होता है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उस वो जब हाफ सेल की तरह काम करता है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आप यही सोच सकते हो कि यदि अवकरण हो, तो जब अवकरण होता है तो क्या होता है? यदि अवकरण हो तो अवकरण होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में आपका H प्लस है, अवकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस? गेन। तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा होगा, तो वो किसके थ्रू आ रहा होगा? जो प्लेटिनम का वायर है उसके थ्रू आ रहा होगा। तो सॉल्यूशन के जो H प्लस होते हैं ना, सॉल्यूशन के जो H प्लस होते हैं वो क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं H में। लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन अकेले तो रहता नहीं है, फिर दूसरा H प्लस आएगा, दूसरा H प्लस सोल्यूशन से जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, फिर वो H बन जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस बना। यानी इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे लिख दो कि सोल्यूशन से दो H प्लस जाएगा और प्लेटिनम का जो वायर है, प्लेटिनम का जो प्लेट है, वायर नहीं प्लेट है, वहां से दो इलेक्ट्रॉन एक एक गेन करेंगे और H2 में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो इस बार रिएक्शन ऐसे लिखा जाए। क्लियर? तो ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। हाँ, अब क्या होगा? तो अब यहाँ पर जो H2 गैस बनेगा, ध्यान से सुनना, सोल्यूशन कहाँ से गया था? सोल्यूशन से, सोल्यूशन से कौन गया था? H प्लस। इससे वायर से कौन आया था? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ये हाइड्रोजन गैस बनेगा और ये हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में क्या हो जाएंगे? यहाँ से बाहर रिलीज कर जाएंगे। तो पहले आप हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन टाइम में क्या कर रहे थे? भेज रहे थे, एक प्रेशर पे आप डाल रहे थे यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। सही बात समझ में? देखो, जितने अच्छे से दिमाग में इमेज बैठेगा, हर बात बैठेगी, आराम आराम से देखोगे, सोचोगे, उतना ही आगे का कहानी आसान होगा। सही बात समझ में? ठीक है? नहीं तो ये बहुत पल्ले पड़ता नहीं है भाई, ये सब अचानक से बहुत स्पीड में कर दो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, बस जहाँ दिक्कत हो बताना मेरे को। हाँ बोलिए, क्या समस्या आ गया भाई? तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बताओ? अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं डबल वर्टिकल में बना दूं पहले, और इसका सारा इन्फॉर्मेशन किधर लिखेंगे? राइट साइड में। अच्छा, आप लोग मेरे को एक सवाल बताओगे, यहाँ जो मैंने लिखा था इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दूं तो, मतलब इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, तो क्या बोलेंगे? H2 H प्लस में जा रहा है या H प्लस H2 में जा रहा है? ये सब मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ H2 H प्लस में ही जा रहा है, इसको इधर लिखा जाए या इसको इधर लिखा जाए कोई मैटर नहीं करता, ये समझा चुका हूँ। क्या बताया था मैंने? कि अगर ये इन्फॉर्मेशन सारा का सारा डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में लिखा है तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, भले आप पहले H प्लस लिखो या पहले H2 लिखो। आई बात समझ में? तो इस कंफ्यूजन से मुक्त रहना, तो ये चीज कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, सिंगल वर्टिकल लाइन या कॉमा कब लगाना है ये थोड़ा ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन फेज उनके सब हमको लिखने हैं। तो यहाँ पे अब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? सॉल्ट ब्रिज कहाँ होता है? सॉल्ट ब्रिज के बगल में कौन होता है? सॉल्यूशन होता है। तो उसी का इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रोड बाद में लिखते हैं। ये कोई रूल नहीं है, आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड पहले भी लिख सकते हो, समझा चुका हूँ ये सब। लेकिन आप इसलिए लिखते हो क्योंकि एज ए सेल बनाते हो तो इलेक्ट्रोड सबसे लास्ट में दिखते हैं, तो आप ऐसे करते हो। तो प्लेटिनम कहीं जैसे कि वायर है और ये सॉलिड फेज में, तो सबसे सबसे अंत में लिख दो। लेकिन यही चीज क्या हो जाएगा? बस रिवर्स हो जाएगा। क्या हो रहा है? सॉल्यूशन में H प्लस है, क्या है बोलो? सॉल्यूशन में H प्लस है, इसकी कुछ अपनी कंसंट्रेशन है, इसकी कुछ अपनी मोलारिटी होगी, तो ये हो गया। अब इस H प्लस के साथ जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है उसका भी एक इंटरफेस है, और इस हाइड्रोजन गैस के साथ जो प्लेटिनम है उसका, उसके साथ भी इसका एक इंटरफेस है। वही चीज बस रिवर्स हो गया, ध्यान से देखो आप। आ रहा समझ में? जैसे आप वहां क्या करते थे, याद करो सही से, जब Zn मेटल मेटल आयन हाफ सेल में ये Zn2 प्लस में जाता था और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था, तो डबल वर्टिकल लाइन क्या आप किधर दिखाते थे? जिंक Zn सॉलिड ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करता था, सिंगल वर्टिकल लाइन लगाते थे और उसके सॉल्यूशन में जो Zn2 प्लस जाता था उसको एक्वस फॉर्म में, या जो उसका कंसेंट्रेशन है वो लिख दो, ऐसे दिखाते हो आप। लेकिन यही चीज रिवर्स हो जाता है जब रिडक्शन होता है। जैसे Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा था, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हो Cu2 प्लस एक्वस ऐसे करके, और सिंगल वर्टिकल लाइन Cu लिख देते हो, सॉलिड इलेक्ट्रोड ऐसे। तो क्या लग रहा है? ये वाला अलग नहीं, उसका बस रिवर्स है, ऑपोजिट है। देखो ठीक से, ये देखने आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, और क्या। तो मैं एक भी समझाता तो हो जाता, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब ध्यान से देख लो, मैं
ऑक्सीडेशन वाला भी लिख दे रहा हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिडक्शन वाला भी कर दे रहा हूँ। हाँ, अब गैसेज अलग होगा तो अलग होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल हो रहा है, H2 दिखा रहे हो, कुछ अलग गैस होगा तो अलग सिंबल आएगा, या यही रहेगा तो उसके कंसंट्रेशन चेंज होगा तो कंसंट्रेशन का वैल्यू आएगा, और क्या होगा, बाकी रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, सीखने वाला क्या बात है, सीखने वाला ये बात है जो मैंने बहुत प्रैक्टिस आपको ये कराया कि अगर आपको रिएक्शन दिया है ना तो रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन दिया है ना तो हाफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए, क्योंकि दोनों का जब हाफ रिएक्शन लिखोगे ना तभी आप एक फुल रिएक्शन लिख पाओगे, एक सेल रिएक्शन लिख पाओगे, दोनों को ऐड करके। याद आया? ठीक है, तो इसमें हमने काम भी किया है। तो ये होता है जो है आपका गैसियस हाफ सेल, कुछ ऐसे बनाते हैं, इसको हम लोग SHE कहते हैं। इसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना गया है, इसका अपना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है लेकिन फिर भी इसका 0 माना गया है। अब इसको 0 क्यों माना गया, और 0 मानने से नुकसान कुछ होता है कि नहीं होता है, और कैसे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर पाते हो इसी के रेस्पेक्ट में, इसी के संदर्भ में, ये कहानी थोड़ी सी आपको समझनी है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर पाता तो बड़ा अच्छा होता। एक काम करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है सो कि हम लोग यहीं पे करेंगे, क्योंकि फिर वो टाइम लग जाएगा। आप जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लो कि मुझे जो जिंक है, जिंक का मुझे निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या निकालना है? जिंक का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, कैसे किया गया है, यहाँ पे आप एक हाफ सेल बना लो जिंक का, और यहाँ पे आपने ले लिया क्या, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, और यहाँ पे जो है सो कि ZnSO4 का सोल्यूशन ले लिया। तो यहाँ पे अभी इसका क्या हो रहा है, मैं ऑक्सीडेशन लिख दे रहा हूँ, तो अगर यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसको आप क्या बोलोगे, एनोड। इसको क्या बोलोगे आप, यहाँ पे हो जाएगा कैथोड। और यहाँ से जो वायर आ रहा है, यहाँ से जो वायर आ रहा है, इन दोनों को आपस में आप कनेक्ट कर दोगे, इन दोनों को आपस में आप कनेक्ट कर दो। तो यहाँ से एक वायर लेके जाता हूँ, तो किया क्या जाता है कि यहाँ पे आप एक रेजिस्टर ऐसे लगा दो और एक वोल्ट मीटर लगा दो जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके, और इसके साथ जो है सो कि आप इसको कनेक्ट कर दो कुछ ऐसे। अब ये जो वोल्ट मीटर है जो आपका रीडिंग दे रहा है, तो वोल्ट मीटर तो आपका एक रीडिंग दे देगा। तो ये जो रीडिंग देता है, या मान लो अभी मैं कह ही रहा हूँ 0.676 वोल्ट का रीडिंग दे रहा है, कितने का दे रहा है, 0.76 का रीडिंग दे रहा है। और यहाँ पे बीच में हम एक लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। अभी अभी डिस्कस किया ही हम लोगों ने फिजिक्स में। क्या होता है गैल्वेनोमीटर, जो प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है कि करंट है कि नहीं, और एक और बताता है डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। तो ये जो है सो कि यहाँ पे जो है सो कि ये गैल्वेनोमीटर बता देगा। तो मान लो यहाँ पे कि करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ है, और वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहा होगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। तो इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जैसे चल के जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो ये किसका डायरेक्शन हुआ, करंट का। लेकिन आपको यहाँ तो मैंने जिंक लिया, यहाँ में पता है तो मैं ऐसा कह दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन आप किसी मेटल का इलेक्ट्रोड ले रहे हो, उसका सॉल्यूशन ले रहे हो, या उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इसी के साथ कनेक्ट करोगे। जैसे जिंक का पता करना है तो इसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, कॉपर का भी करना है तो इसके साथ करोगे, एल्युमिनियम करना है तो इसी के साथ करोगे, आयरन का करना है तो इसी के साथ करोगे। हर किसी के लिए रेफरेंस यही है। तो यहाँ पे जो है सो कि यहाँ पे आप कुछ भी ले रहे हो, लेकिन हर किसी के लिए रेफरेंस क्या रखना है, यही रखना है। रेफरेंस अगर आप बदल दोगे तो फिर सबके लिए बदलना पड़ेगा। अगर आप इसके साथ रेफरेंस इसको लेकर के आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसको अगर आप हटा रहे हो किसी दूसरे को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो सबके साथ फिर उसी को इस्तेमाल करो। मतलब रेफरेंस आप कोई एक ही रख सकते हो। ये बात समझ में आई? ये नहीं कि इसके साथ किसी और इसको रख लिए, फिर इसके मतलब दूसरा कोई ला रहे हैं तो उसके लिए कोई और रेफरेंस इस्तेमाल कर लिए, फिर तीसरा लाए उसके लिए कोई और रेफरेंस इस्तेमाल कर लिए। ऐसा नहीं किया जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रोड बनाए गए हैं, जितने भी मेटल इलेक्ट्रोड हैं, या जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए हैं जिस एलिमेंट के लिए, उन वो सब किसके रिलेटिव निकाले गए हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट किए गए, इसके रिलेटिव जैसे कि मेजर किए गए हैं। तो समझना यहाँ पर ये है कि ये जो वोल्ट मीटर है आपको बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो आपका
गैल्वेनोमीटर ये करंट का डायरेक्शन बता देता है। तो मैं ये कह रहा था कि मान लो कि करंट का डायरेक्शन ऐसे बता रहा है और गैल्वेनोमीटर हमेशा ये करंट का डायरेक्शन ऐसा ही बता, कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो यहाँ पे अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा तो ऐसे बता रहा होगा। अब गैल्वेनोमीटर मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसे बता है तो हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है। आई बात समझ में? तो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, हमको किससे पता चलेगा? करंट के डायरेक्शन से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? नहीं, आप खुद ही सोचो कि जैसे अब आप एक्सपेरिमेंट, खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप मेजर करने जा रहे हो, तो आपके पास गैल्वेनोमीटर क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है? तो गैल्वेनोमीटर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना देगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। लेकिन गैल्वेनोमीटर करंट का डायरेक्शन तो बता सकता है, और करंट का डायरेक्शन अगर बता सकता है तो हमको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं तो ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है? तो ये चीज हमको समझना है बस। तो अभी अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल के ऐसे जा रहे होंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो और वोल्टमीटर क्या बताएगा? वोल्टमीटर इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को बता देगा। इसका जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दोनों के डिफरेंस को मेजर करके बता रहा होगा। लेकिन यहीं पे एक जैसो की चाल चली गई है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या माना गया है? जीरो। जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो माना गया है। और आप यहाँ पे अभी अभी आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेल है, और कंप्लीट सेल का एक सेल पोटेंशियल होता है। कंप्लीट सेल का एक सेल पोटेंशियल होता है। जैसे इसका अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो एक कंप्लीट सेल का एक सेल पोटेंशियल होता है। और अगर ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, मतलब यहाँ Zn2+ का कंसेंट्रेशन कितना है? 1m। इसके लिए कोई प्रेशर गैसेस तो है नहीं, तो यहाँ प्रेशर कोई रिक्वायर नहीं है। यहाँ पे कंसेंट्रेशन बस इसका 1m का होना चाहिए। मतलब ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो दोनों ही स्टैंडर्ड कंडीशन में लिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे E0 लिख सकता हूँ। और अगर मैं इस सेल का सेल पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ तो ये बात आप पढ़ चुके हो कि हम लोग कैसे निकालते हैं। E0 ऑक्सीडेशन याद करो, और प्लस E0 रिडक्शन, ऐसे कर सकते हो आप। क्लियर? तो ये जो E0 सेल है, आप बता सकते हो कि राइट नाउ यहाँ पे E0 सेल का वैल्यू क्या है? वेरी गुड। यहाँ पे E0 सेल का वैल्यू कितना है? 0.76 है। क्योंकि 0.76 बता क्या रहा है? इस सेल का सेल पोटेंशियल ही तो बता रहा है। और सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं कितनी बार कह चुका हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब सेल पोटेंशियल कहते हो तो दो इलेक्ट्रोड का डिफरेंस लेते हो, और जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हो तो इस इलेक्ट्रोड और इस सोल्यूशन का जो आयंस होते हैं उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो आप। याद करो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे ये किसका पोटेंशियल है? ये सेल का पोटेंशियल है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अब वैल्यू आपने क्या कर दिया? 0.76 वोल्ट। तो वो आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या मिल, यहाँ पे दिख रहा है हमको E0 ऑक्सीडेशन और प्लस E0 रिडक्शन। अब ये आज तक तो हुआ नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि ऐसे कोई ऐसे इक्वेशन लिख दूं 4 = x + y, और दोनों में से कोई पता ही नहीं है, और इस इक्वेशन एक ही है और मैंने बोला x भी बता दो y भी बता दो। ये तो पता ही नहीं चलेगा, कभी नहीं हो सकता। कई बार डिस्कशन हुआ है कि अगर वेरिएबल 2 है तो इक्वेशन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो एक सिंगल इक्वेशन से 2 वेरिएबल के वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम भी है। तो इसको जो है सो कि सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या किया गया है इसमें से, ये जो है ना, इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको जीरो माना गया है। क्या माना गया है? जीरो। अब यहाँ पे जीरो किसको करोगे आप? ई ऑक्सीडेशन या फिर ई रिडक्शन? क्या लग रहा है किसको जीरो करना चाहिए? तो राइट नाउ यहाँ पे ई रिडक्शन जीरो होगा। कौन सा होगा? ये वाला क्या हो गया? जीरो। हमने इसको जीरो माना है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला? ई रिडक्शन जीरो होगा। आई बात समझ में? फिर सोच के देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन ऐसे नहीं होता, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे होता तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा होता, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा होता तो यहाँ पे क्या हो रहा होता? हाँ, रिडक्शन हो रहा होता। तो यहाँ क्या हो रहा होता? ऑक्सीडेशन। और आप जीरो किसका मानते हो? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जीरो मानते हो। तो उस टाइम जीरो कौन होता? ई ऑक्सीडेशन जीरो होता, ई रिडक्शन जीरो नहीं होता। आराम आराम से समझो जो मैं कह रहा हूँ।
तो ये नहीं कि सर हमेशा यही 0 होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या किस तरह का ले रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके हिसाब से। तो क्या पता चला हमको, 0.76 इज इक्वल ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, यहाँ पे जिंक का हो रहा था। तो आपको पता क्या चल गया कि जो जिंक होता है ना, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता चल गया। तो क्या बोलोगे, इसी को लिखने का क्या तरीका होता है, याद है आपको, ऐसे लिखते हो आप, आया समझ में। तो क्या पता चल गया, जिंक का इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला कि नहीं मिला। आप कह रहे हो ई ऑक्सीडेशन मिला, अरे भाई किसका है, इसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा था ना। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अरे बोलो है या ना। तो एक हाफ सेल का, वो चाहे जिंक का हो या कॉपर का हो या किसी का भी हो, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में इससे रिलेट करके कैसे निकाला जाता है, समझ में आ रहा है आपको, ऐसे निकाला जाता है। इसको आप हटा दो, किसी दूसरे के लेके आओ, तो क्या होगा, या तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, नहीं तो रिडक्शन होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन वाला टर्म 0 होगा, और अगर यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इसमें ऑक्सीडेशन वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो कभी किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा, कभी किसी का रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है हमको, क्योंकि हमें पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बस वैल्यू वही रहेगा, साइन में निगेटिव हो जाएगा। तो अगर मेरे से कोई ये पूछे अब कि सर इसका जरा रिडक्शन पोटेंशियल बताइएगा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा ई जेड प्लस 2 एस एस जेड एन, और लिख दूंगा -0.76। आई बात समझ में। अब एक चीज सोचो कि जिसके रेस्पेक्ट में आप ये फाइंड किए, आप ये फाइंड कर रहे हो, यहाँ पे हम चेंज कर दे, जैसे हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बना रहे, कुछ और ही बना रहे, कुछ और गैस ले रहे हैं, तो वोल्ट मीटर कुछ अलग रीडिंग देगा, देगा कि नहीं देगा। यहाँ पे अगर मान लो इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, करंट ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन इधर से ही जा रहे हैं, तो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उतना ही रीडिंग देगा, कुछ डिफरेंट दे सकता है। आई बात समझ में। तो अगर ये आप रेफरेंस बदल दोगे ना, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बदल जाएगा। अगर आप रेफरेंस बदल दोगे तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाएगा। लेकिन जो रेफरेंस आपने बदल के रखा है ना, मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमने यूज किया, कोई दूसरा आप कोई अल्फा गैस यूज कर रहे हो, मान लो थोड़ा देर के लिए कि अल्फा गैस को इस्तेमाल कर रहे हो और उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो ना, तो अभी आया इसका मान लो 0.76 आया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अल्फा गैस इस्तेमाल किया और मान लो आ गया आंसर आपका 1.76। ये इस बार 1.76 रीडिंग दे रहा है, तो पता है क्या होगा, उसके बाद जब आप दूसरे मेटल का निकालोगे ना, तो उसका जो वैल्यू आएगा उसमें भी 1 से बढ़ जाएगा। अगर ये 1 से बढ़ा है ना, तो फिर दूसरे का निकालोगे उसके रिलेटिव जा करके, तो फिर वो भी 1 से बढ़ जाएगा। मतलब सबका निकालोगे ना, उसके रिलेटिव सबका, मतलब जो सेकेंड वाला आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया है, मैं यार इसके रिलेटिव निकाल रहे हो, तो यहाँ फिर से सबको 1 बाई 1 करके उससे रिलेट करके निकालते जाओ, सबका कितना से बढ़ जाएगा, 1 से। ऐसा नहीं होगा किसी एक का बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। ये मैंने आपको समझा दिया था कि गैसियस हाफ सेल कैसे बनाते हैं, याद है आपको, बताया था कि नहीं बताया था, थोड़ा क्लियर था, उसमें कोई कंफ्यूजन। ठीक। तो इसमें हम लोग किसका एग्जांपल लिए थे, कौन से गैस का इलेक्ट्रोड हमने बनाया था, हाइड्रोजन गैस का बनाया था। ठीक है। तो उसको हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो, या उसी को हम लोग SHE कहते हैं। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, उसको रिवाइज करते हुए कुछ मैंने स्टेटमेंट तैयार किए हैं, ताकि आप अगर इसको लिख लो और फिर आप कभी अपनी कॉपी पढ़ो तो आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो जो मैंने बनाया था कल डायग्राम से, उसी को थोड़ा सा मैंने स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश करी है। जैसे यहाँ पे देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये जो SHE है, इसी को हम लोग, इसी को एग्जाम्पल लिए थे ना गैसेस हाफ सेल में या गैसेस इलेक्ट्रोड में, तो इसी का हमने एग्जाम्पल लिया था। तो कैसे बनाया गया था, क्या उसमें होता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कांच की बनी एक नली में 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 m सांद्रता वाले, मतलब 1 m का कंसंट्रेशन होना चाहिए वाले HCl सॉल्यूशन, ताकि उसके अंदर क्या मिल सके, H+ आयन। तो अगर 1 m सांद्रता अगर HCl का होगा, तो आप देख रहे हो कि एक HCl में एक H+ है, तो 1 मोल लोगे तो 1 मोल H+ मिलेगा। ये बात समझ आई, नहीं आया, आया। जैसे मैं कहूँ कि मतलब 1 मोल आप आदमी को समंदर में डुबा दो, तो उसके अंदर कितने मोल हाथ मिलेंगे, हैंड्स मिलेंगे ना। लेकिन जैसो कि क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास जैसे मुंडी है, मोल की ये जो मुंडी है, ये जो कपार है सर, ये कितना मोल मिलेगा, 1 ही मोल मिलेगा, क्योंकि एक आदमी के पास तो एक ही है ना।
तो एक HCl में क्या H है, एक ही है। तो अगर हम ऐसे कहें कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसमें HCl का मोलारिटी 1m है, इसका मतलब है कि H प्लस का मोलारिटी कितना है, 1m है, क्योंकि एक HCl में तो एक ही H प्लस मिलेगा। तो ये सिंपल सा बात है। तो आपको याद होगा, मैं थोड़ा डायग्राम फिर से रिड्रॉ कर देता हूँ। याद करो, हमने एक ऐसा कंटेनर लिया था, यहाँ पे हम लोग एक प्लेटिनम का वायर लिए थे, इसके नीचे यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्लेटिनम का प्लेट ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे एक ट्यूब होती है, यहाँ पे एक नली होती है, ये कुछ इस टाइप से होती है, और इसमें आप क्या करते हो, याद है आपको, इसमें एक ऐसे नली के द्वारा क्या भेजते हो आप, H2 गैस, जिसका प्रेशर मैंने कितना बताया था, एक्सटेंडर के लिए कितना बताया था, 1 बार प्रेशर बताया था। अब यही चीज यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन का जो, इस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1m, या उसी को ऐसे लिखा गया कि HCl का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1m होना चाहिए। आई बात समझ में। अब इसका टेम्परेचर 298 केल्विन पे, आगे पढ़ो। तो क्या कहा जा रहा है कि कांच के बनी एक नली में 298 केल्विन ताप और 1m सांद्रता वाले HCl के जलीय विलयन में एक प्लेटिनम के तार को डुबा दिया जाता है। एक प्लेटिनम का वायर रहता है जिसके नीचे वाले एंड पे, जिसके बॉटम एंड पे प्लेटिनम ब्लैक नाम का, जिसको आप प्लेटिनम का प्लेट कह रहे हो, जिसपे प्लेटिनम की कोटिंग की जाती है, तो उसको प्लेटिनम ब्लैक नामक पतली परत से जुड़ी होती है। जो नीचे वाला ये मैं लेयर जोड़ रहा हूँ, इसी को मैं प्लेटिनम ब्लैक कहा जा रहा है। आई बात समझ में। और ब्लैक वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि कल वाला क्लास अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें बोला था कि उसके अंदर जो कोटिंग करते हो प्लेटिनम की, उससे क्या होती है, उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से आप भेजोगे उसको पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ब्लैक का क्या मतलब होता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना या इमिट करना, उत्सर्जित करना या अवशोषित करना, रखना। आई बात समझ में। तो इसलिए आप ब्लैक कहने का मतलब यहाँ पे ये सेंस है, तो ध्यान रखना। अब नली द्वारा 1 बार, वो जो नली था जिससे आप हाइड्रोजन गैस को भेज रहे थे, नली द्वारा 1 बार दाब पर, मतलब 1 बार के प्रेशर पर शुद्ध H2 गैस, मतलब उसके साथ कुछ मिक्सचर नहीं होना चाहिए, प्योर हाइड्रोजन गैस लगातार आप भेजते हो तो विलियन में एज ए बबल्स के फॉर्म में, बुलबुले के रूप में उपस्थित रहेगा, या उस क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस चल के आएगा, इस पे एड्जॉर्ब होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी होगा, रिएक्शन होना होगा, और बाकी यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। जितना होना होगा होगा, और बाकी क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग अभी बाद में लिख लेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी देखो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एनोड तथा कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। सही बात है, कल दोनों रिएक्शन हमने लिखे थे। तो ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है, मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिएक्शन लिखेंगे, रिडक्शन होगा तो क्या लिखेंगे, वो सब मैं समझा चुका हूँ आपको, मैंने उसका लिखवाया भी था, ध्यान रखो। अर्थात इस पर ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। सही बात समझ में। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको आप कह सकते हो उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इलेक्ट्रोड उत्क्रमणीय है, और भी हो सकते हैं। आई बात समझ में। लेकिन हाँ, सी जो है, SHE जो है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसको हम लोग उत्क्रमणीय बोल सकते हैं कि नहीं, तो आंसर है इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो अगर ये टर्म कहीं पूछा जाता है कि क्या है उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड, तो आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो कि वह इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीकरण भी होता है, अवकरण भी होता है, क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहलाता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो इस टर्म को डिफाइन भी कर सकते हो यहाँ से ऐसे। आगे देखना थोड़ा थोड़ा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सीमाएं, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब इसके कुछ सीमाएं हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या है कि हाइड्रोजन गैस को हमेशा अगर स्टैंडर्ड आप लेके चल रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको जो है सो कि 1 बार प्रेशर चाहिए ही चाहिए, और ये 1 बार कंटिन्यूसली जो प्रेशर मेंटेन करना होता है, ये मेंटेन करके रखना बड़ा कठिन होता है। आई बात समझ में। तो ये इसकी लिमिटेशन है, थोड़ा सा हम लोग करते हैं वैसे, लेकिन जो है सो कि ये इसकी लिमिटेशन है। अगर हमको क्या बोलते हैं, ये प्रेशर अगर मेंटेन नहीं करना होता तो फिर चीज़ें आसान हो जाती। और एक और बात है कि विलियन में जो H प्लस की सांद्रता है, ये 1 मोलर जो है सो कि हमको बनाना होता है, और ये 1 मोलर बनाए रखना भी जो है सो कि हमारे लिए टफ काम होता है। तो लगातार कंटिन्यूअसली जो आपका H प्लस है उसका कंसंट्रेशन 1m का बना रहे, प्रेशर आपका 1 बार का रहे, ये दोनों जो है सो कि अगर ये मतलब चीज़ें अगर रहे, तब जो है
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आप कह रहे हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा, नहीं तो ये चीज़ें अगर बदलेंगी तो उसका वैल्यू बदलेगा, डेटा बदलेगा, और इसके रेस्पेक्ट में जिसका मेजर करोगे उसका डेटा बदल जाएगा। तो इसको हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो ये इसकी लिमिटेशन में आ जाती है कि इसकी सीमा है, मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन में तो लागू होगा, लेकिन अगर इससे थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये 2 लाइन आप ध्यान रख सकते हो। आगे क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, कल पूरा बहस उसी पे चला था लास्ट तक, कि आप जिंक का जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हाइड्रोजन की बात नहीं है, ध्यान से सुन लो क्या लिखा गया है यहाँ पे, हाइड्रोजन का कोई जिक्र नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे तो। मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण मतलब अगर आप कोई इलेक्ट्रोड ले रहे हो और उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब असाइन कर रहे हो, आप निकालना चाहते हो, डालना चाहते हो, लिखना चाहते हो पूरे यूनिवर्स के लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए, कि जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना होता है, तो उसका निर्धारण आप कैसे करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो। तो हम लोग 1-2 निकाले भी थे कल, फिर भी मैं उससे बात करूंगा आज। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर एक सेल बना लिया जाता है। कल वाला क्लास अगर आपको याद हो तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे जिंक से बने इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जैसे मेरे को जिंक से बना हुआ एक इलेक्ट्रोड है, मतलब जिंक से बना हुआ एक हाफ सेल है, और इसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जिंक से ऐसे एक हाफ सेल बना लेता हूँ, जिंक का इलेक्ट्रोड का एक हाफ सेल बना लेता हूँ। तो आपको पता है कैसे हम लोग बनाते हैं, उसी का आप सोल्यूशन ले लो, और ये किसका इलेक्ट्रोड होना चाहिए, जिंक का, क्योंकि इसी का आप निकालना चाहते हो, और उसी का यहाँ पे सोल्यूशन हमने ले लिया, तो यहाँ पे Zn2+ होगा। अब यहाँ से एक आप वायर निकाल सकते हो, और इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, तो अभी अभी जो आप हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बना रहे हो ना, जो C बना रहे हो, उसके साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे प्लेटिनम का वायर, ये प्लेटिनम ब्लैक या उसकी पट्टी इस पे कोटिंग कर लो, और यहाँ पे क्या रहता है आपको पता है, किसका सॉल्यूशन रहता है, H+ का आयन का जो है सॉल्यूशन रहेगा। और यहाँ से आपको क्या करने पड़ेंगे बताओ, इधर से आपको, अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था कि अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और ये कैसे पता चलता है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है या यहाँ रिडक्शन हो रहा है। हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमारे कहने से यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो जाएगा, हम कहेंगे कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो हमारे कहने से रिडक्शन यहाँ नहीं हो जाएगा, ये खुद ब खुद होगा। और ये बताएगा कौन, तो हमको कुछ नहीं करना है, इस हाफ सेल को दोनों के वायर को क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देना है। आई बात समझ में? जैसे ही गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे हमको क्या पता चलेगा, इसमें करंट का डायरेक्शन। अगर हमको करंट का डायरेक्शन ऐसे पता चला तो हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं। आई बात समझ में? अगर हमको पता चला करंट का डायरेक्शन ये बता रहा है, करंट ऐसे है, तो हम सोचेंगे इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है। और अगर हमको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ये बात समझ आ रही है? इस पूरे सिनेरियो को जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इसी का पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बस अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा इस चीज को ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे जो होता है मैं उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है, नहीं सॉरी, करंट का डायरेक्शन ऐसे है। तो ये अगर करंट का डायरेक्शन है मतलब आई का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा, इधर से इधर जा रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आप सोचो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। गैल्वेनिक सेल में जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कब होता है बताओ, वहाँ पे क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में निगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। याद है आपको? ठीक है, ये वैसे ही सोचो जो मैं बताया था कि जिंक यहाँ से टूटता है, Zn2+ में जाता है, याद है ये सब, Zn2+ में जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे ही लूज कर देता है, और Zn2+ बन करके ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, तो इस इलेक्ट्रोड का मास घटता भी है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोड जो है धीरे धीरे टूटेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चल के जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे थे, ये ऐसे चल के जाएंगे, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे ही गैल्वेनोमीटर बता रहा है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आ रहे हैं कि पहले करंट का डायरेक्शन पता चला, फिर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हम निकालेंगे, फिर पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताया गया था कि इसके साथ साथ, इस गैल्वेनोमीटर के साथ साथ एक और चीज लगा दो, क्या बताओ,
याद है आपको? इस गैल्वेनोमीटर के साथ साथ एक चीज क्या लगा दो, वोल्ट मीटर यहाँ लगा दो। और वोल्ट मीटर आपको क्या क्या बताएगा बताओ? गैल्वेनोमीटर तो करंट का डायरेक्शन बता देगा, लेकिन ये वोल्ट मीटर क्या बताएगा? ये वोल्ट मीटर इस पूरे सेल का, ये कंप्लीट सेल हो गया ये। अब ये हाफ सेल नहीं है, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, लेकिन ये कंप्लीट एक सेल हो गया। तो इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल दे देगा। ये बात समझ में आई? तो अब हम लोग क्या लिख रहे थे, याद है आपको? अब अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ये भी ले रखे हो, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, दोनों ही स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसका मतलब है ये हुआ कि इसमें जो Zn2+ जो है आयन जो है, इसका कंसंट्रेशन अगर 1m का हो, इस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अगर 1m का हो, यहाँ से जो आप गैसेस भेज रहे हो या यहाँ से जो रिलीज हो रहा है, यहाँ प्रेशर कितने का है? 1 बार का प्रेशर है। तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, और जिस टेम्परेचर पे ये है उसी टेम्परेचर पे ये है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ई नॉट से लिख सकते हो। इसी को ई नॉट से लिखा जाता है। ई नॉट का मतलब यही होता है कि आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हो। तो आप क्या लिखते हो? ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट रिडक्शन। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर हमको रीडिंग देता है, ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग देता है, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग देता है। इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग देता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग देता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जो रीडिंग दे रहा है, मान लो 0.76, ये इतना देता है। तो 0.76 अगर दे रहा है, 0.76 अगर दे रहा है, तो हमने उसको यहाँ पुट कर दिया। इसका मतलब है इस सेल का सेल पोटेंशियल इतना हुआ, या कह लो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इतना हुआ। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा, उन दोनों का डिफरेंस है ये नहीं कह सकते कि इसका है। अब ये बात अलग है कि बाद में कह देते हो कि इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है। रीजन ये है कि इसका कुछ आप नहीं मानते, इसका क्या मान लेते हो? 0। ये आईयूपीएसी ने असाइन कर दिया कि भैया जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब क्या मानोगे? 0 मानोगे। तो हम किसको 0 करेंगे? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा? ये 0 हो गया था, तो यहाँ पे क्या आया? ई नॉट ऑक्सीडेशन। यानी हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि हमने जिंक का जो हाफ सेल बनाया था, या जिंक का जो इलेक्ट्रोड बनाया था, इस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल गया। और कौन सा पता चला? ऑक्सीडेशन वाला। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ई नॉट, क्या बोलो, Zn2+, और ये कितना आ गया? 0.76। ठीक है। अब आईयूपीएसी ने एक और चीज कहा कि देखो भाई, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल होता है, दोनों साइन में ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल अगर लिखना चाहते हो, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इसी को Zn2+2Zn ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये वैल्यू किस में हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा, 0.76 माइनस 0.76 हो जाएगा, ऐसा कुछ। और आईयूपीएसी ने ये भी कहा कि आप अगर जब भी बोलोगे ना, आपसे ये पूछा जाए कि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, जैसे मैं पूछूं जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, तो प्लस 0.76। मैं पूछूं कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, तो -0.76। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो -0.76। जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जिस इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, उसी को एसआरपी कहते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन को नहीं। आईयूपीएसी ने कहा कि इसको हम लोग, जो रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ये बात आपको समझ आई? कोई दिक्कत? तो अब मैं वापस यहाँ पे आना चाहूंगा और इस स्टेटमेंट को एक एक लाइन पढ़ता हूँ, और जो हमने किया उसको थोड़ा मिलाना है। किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को, यानी जैसे जिंक का हमने इलेक्ट्रोड लिया था, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे ज्ञात करना था। तो उसको ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर एक सेल बना लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको हमने ऐड किया, कनेक्ट कर दिया हाफ सेल के साथ, और एक सेल बना लिया, कंप्लीट सेल। और विभव मापी की सहायता से सेल का ईएमएफ ज्ञात किया जाता है। हमने दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया था। वो वोल्ट मीटर क्या बताया था? उस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल बताया। ठीक है, तो वो ईएमएफ बता देगा। देखो, ईएमएफ सेल पोटेंशियल दोनों एक ही चीज होते हैं, ध्यान रखना। सेल पोटेंशियल को ही ईएमएफ कहते हैं। क्लियर? हाँ, यही चीज दिक्कत क्या होता है, जो फिजिक्स में हम लोग जब ईएमएफ कहते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे को दिमाग में वो आता ही नहीं है बात। जबकि अब ये क्या होता है, ईएमएफ भी एक तरह क्या है, देखो सही से, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। जो सेल हाफ सेल ये है, हाफ सेल ये है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होता है, उनका जो डिफरेंस है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आई बात समझ में, दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, उसको हम आप ईएमएफ कह रहे हो, उसी को आप क्या कह रहे हो? ईएमएफ कह रहे हो। तो केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग इसको ज्यादातर क्या बोलते हैं? ई नॉट सेल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इनॉट सेल बोलते हैं। और इसी को आप ऐसे क्या बोल सकते हो, फिजिक्स में ज़्यादातर ईएमएफ यूज होता है। तो वोल्ट मीटर क्या बता देता है, ईएमएफ बता देता है। और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, ये प्रवाह हो गया है, प्रवाह यहाँ ऐसे लगा लेना आप, थोड़ा सा ये मिस्टेक है। और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा यह बताता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष में ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है। ये बात समझ में है। जो गैल्वेनोमीटर हमने लगाया था उसमें जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन होगा कैसे पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन नहीं बताएगा, गैल्वेनोमीटर करंट का डायरेक्शन बताएगा, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो एटलीस्ट गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है। और अगर वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर ही बता रहा है। ये बात समझ आई। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया। तो जो वोल्ट मीटर आपने लगाया वो सेल का ईएमएफ बता देता है, और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा यह बताता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष में ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है, जो आपने कनेक्ट किया है उसका क्या हो रहा है। यह ईएमएफ, सुनना ध्यान से, यह ईएमएफ जो वोल्ट मीटर बता रहा है वो ईएमएफ विद्युत वाहक बल जो है, मतलब वो जो विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है। जो सेल का आया था, जो ईएमएफ आ रहा है वही उस जिसका मापने आप गए थे, जिसको मापने के लिए आपने सी से कनेक्ट किया था, उसका जो सेल पोटेंशियल है वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है जिसका आप मेजर करने गए थे। क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव आईयूपीएसी के अनुसार क्या मान लिया गया है, शून्य मान लिया गया है। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत। तो वो जो आप पूरा कर रहे हो ना, ये इसका मतलब मैं कहूँ कि आप ना भी लिखो तो कोई ऐसा नहीं है ना, तो एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाएगा ना लिखा जाएगा, लेकिन ऐसे लिख लोगे ना तो मुझे लगता है कि अगर डायग्राम दिमाग में हो और ये स्टेटमेंट कभी खुद से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या कैसे करते हैं। नहीं समझ में आया, बड़ी मेहनत से किया गया है सब। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको कुछ अगर इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसमें एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, पढ़ो क्या है क्वेश्चन, क्या है पढ़ो। कॉपर से बने इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो आप मुझे बताओगे कि अगर मैं सेम यहाँ पे जैसे कि एक डायग्राम बना के दे दूं, जैसे वैसे ही हाफ सेल एक सी वाला बना दूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला बना दूं, और यहाँ पे एक कॉपर का बना दूं। इस बार मैंने ले लिया किसका, कॉपर का। अच्छा एक चीज और, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे गलती भी करते हैं, आप लोग मत करना, कि हम लोग जब सेल रिप्रेजेंटेशन सीख रहे थे ना, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में एक चीज बताया गया था कि डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन वाला, राइट साइड में सारा इन्फॉर्मेशन रिडक्शन का लिखते हैं, सही है। लेकिन यहाँ जो आप बना रहे हो ना, तो ये गलत फहमी मत पाल लेना कि सर जो आप लेफ्ट साइड बना रहे हो ना वहाँ हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, जो राइट साइड बना रहे हो ना हमेशा वहाँ रिडक्शन ही होगा, ऐसे ये गलत फहमी मत बना लेना। मेरे को जब भी किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाना होगा तो मेरी मर्जी, मैं इधर जिंक का बना रहा हूँ, मैं इधर कॉपर का ही बनाऊंगा। मैं यहाँ SHE बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल यहाँ बना रहा हूँ, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल इधर बना रहा हूँ, तो मैं हाफ सेल हाइड्रोजन का यही बनाऊंगा। दूसरा जिसका भी मेजर करना हो रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं उसको यहाँ बनाऊंगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ रिडक्शन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। तो ये कंफ्यूजन में मत चले जाना कि सर 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 रुकिए 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 रुकिए, ये क्या चल रहा है, ये तो बाएं तरफ आपका जो है सो रिडक्शन चल रहा है, बाएं तरफ आपका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। तो ये गलत फहमी मत पड़ जाना, ये गलत बात है, ऐसे मत सोचना। सही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही फिर से आप बना सकते हो, प्लेटिनम का वायर, यहाँ पे प्लेटिनम का प्लेट, ऐसे इस पे कोटिंग वोटिंग कर दो, यहाँ पे वो ट्यूब लगा दो, फिर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराओ, और इस वायर को ले जा करके ऐसे कनेक्ट कर दो इसके साथ। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ले लो, ये किसका है बताओ, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे सॉल्यूशन किसका लोगे, कॉपर सल्फेट का। किसका लोगे आप, यहाँ पे सॉल्यूशन किसका रहना चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो। स्टैंडर्ड लेना है तो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1m होना चाहिए। यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1m होना चाहिए। यहाँ से आप अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रवाहित कर रहे हो तो प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार का प्रेशर होना चाहिए। यहाँ से वायर लेके जाओ और एक क्या लगा दो, गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दो, गैल्वेनोमीटर, और एक क्या लगा दो, वोल्ट मीटर। एक क्या लगा दोगे, वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दो आप। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि ये जो वोल्ट मीटर है, ये जो वोल्ट मीटर है, ये जो आपको रीडिंग दे रहा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये दे रहा है
0.34 कितना दे रहा है, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि करंट का डायरेक्शन, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ध्यान से सुनना, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे है। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, या मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूँ अभी, स्टैंडर्ड छोड़ दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका एसआरपी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, किसका, इस इलेक्ट्रोड का, बता सकते हो, बोलो, अब बोलो, जो कहोगे मैं वही लिखूंगा, क्या लिखूं, कैसे सॉल्व करूं, सबसे पहले क्या सोचोगे, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहे होंगे, इधर से, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से आ रहे होंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी तो आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग जहाँ पे होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और इस बार जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन है, हाइड्रोजन वाला हाफ सेल है, तो जीरो किसका मानना होता है, इसी का मानना होता है, तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा ई नॉट सेल इज इक्वल ई नॉट ऑक्सीडेशन और प्लस ई नॉट रिडक्शन, तो इस बार कौन सा जीरो करूंगा मैं, ये वाला टर्म जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो होगा, ऑक्सीडेशन वाला जीरो होगा, और ये सेल का जो कंप्लीट सेल बना है इसका सेल पोटेंशियल कितना बता रहा है, 0.34, अब उसका जीरो मानना है तो जीरो ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, लेकिन राइट नाउ यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन हाफ सेल का, तो इसका ये वाला इस बार जीरो होगा, तो यहाँ ये जीरो करोगे तो क्या पता चला, ई नॉट रिडक्शन पता चला, और मैंने आपसे पूछा क्या था, यही तो पूछा था, तो माइनस क्यों आएगा, माइनस क्यों आएगा बताइए हमको, माइनस नहीं आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका प्लस में ही रह जाएगा, आया समझ, कोई दिक्कत, नहीं समझ आया, ऐसे ही आप तीसरा सोचो, चौथा सोचो, फिर हर मेटल का आप एक इलेक्ट्रोड बनाओ, उसके सॉल्यूशन इस्तेमाल करो और सबको बारी बारी से इसके साथ कनेक्ट करो, ठीक है, तो करेंगे थोड़ी ना, अब थोड़ा देर के लिए इमेजिन कर लो, 1 मिनट रुको अपने आप को और ऐसे सोचो, ठीक है, और आप जब ये तीन टाइप का आप जब हाफ सेल पढ़ चुके हो कि मेटल मेटल एंड हाफ सेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है, गैसेस हाफ सेल क्या होता है, तो अब ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल कर रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आप ये इलेक्ट्रोड ले रहे हो कॉपर का निकालना है, तो लेकिन किसी ने आपसे पूछ दिया कि फ्लोरीन का बताओ, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे हाफ सेल ऐसे थोड़ी ना बनाओगे, क्या करोगे, यहाँ पे फिर से आप प्लेटिनम का वायर लोगे, यहाँ भी वैसे आपको ट्यूब बनाना पड़ेगा, यहाँ भी कुछ प्रेशर लेना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है, तो जैसे ये हाफ सेल बना है वैसे हाफ सेल बनेगा, लेकिन उस हाफ सेल की जो टाइप होगी वो अलग होगी, ये बात समझ में आ रहा है, हाँ, उसमें अब क्या होगा, एक जगह ऑक्सीडेशन फिर होगा, एक जगह रिडक्शन फिर से होगा, फिर ये वोल्टमीटर क्या बताएगा, उन दोनों से बने हुए सेल के एक सेल पोटेंशियल को बताएगा, ये गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, करंट के डायरेक्शन को बताएगा, या तो करंट ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा, फिर पता चल जाएगा कौन सा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो आप ये भी बता सकते हो कि जो फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन है, उसके लिए जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये बात समझ में आ रही है, तो कोई चीज सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में है, गैसियस फेज में है, इन सब के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप बता सकते हो, इस तरीके से अलग अलग बारी बारी से हाफ सेल बना करके और उसको इसके साथ कनेक्ट करके, हाँ इसको चेंज नहीं करना है, ये हर बार फिक्स रहेगा, और इसके रेस्पेक्ट में जो आएगा उसका या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, जब इसका रिडक्शन होगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, ऐसा होगा, ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत, और इसी तरीके से मैं आता हूँ, अब मुद्दे पे आता हूँ, इसी तरीके से कर करके यहाँ पे एनसीईआरटी का टेबल है, आई होप क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, आशा करता हूँ कि आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए अगर एनसीईआरटी की किताब हो तो घर पे जाकर आराम से देखिएगा, तो ये टेबल हूबहू वही है जो एनसीईआरटी में है, तो क्या दिख रहा है आपको, अगर ध्यान से देखो तो, मैं अगर सबसे यहाँ पे नीचे वाला पार्ट अगर यहाँ से पकड़ लूँ और थोड़ा इसका मैं जूम, क्या बोलते हैं उसको, जूम इन करूँ, मतलब इसको मैं बड़ा करूँ कुछ, तो मुझे लगता है आपको दिखना चाहिए, सबसे नीचे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बोलो, ये रिएक्शन हमने कभी लिखा भी था, सही से देखो क्या लिखा हुआ है, 2H+,
ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, सॉल्यूशन में से H+ निकल रहा था, प्लेटिनम वाले प्लेट पे जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहा था, और ये बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसका देखो क्या लिखा गया है, 0। क्या लिखा गया है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल कह लो या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह लो, जो हाइड्रोजन गैस से बन रहा है, उसका कितना लिखा हुआ है, 0। तो ये एज्यूम किया गया है, माना गया है। आई बात समझ में? और इसी के रेस्पेक्ट में बाकी सब के निकाले गए हैं, इसी के रेस्पेक्ट में बाकी सब के निकाले गए हैं। आई बात समझ में? तो जैसे यहाँ पे देखो Cu2+ है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर के फॉर्म में जाएगा, तो उसका लिखा है 0.34, तो ये प्लस में लिखा गया है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +0.34। ये समझ में आया? तो वो कैसे निकाला गया है, ये इस तरीके से निकाल के सबका ये पूरा का पूरा ये टेबल बनाया गया है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें ध्यान से देखो, जो डेटा आपको समझने चाहिए वैसे, अभी ये मैंने आधा है, आधा इसका भी, और इधर भी है, ये है पूरा टॉप टू बॉटम। अब देखोगे तो ऐसा दिखेगा, हाइड्रोजन बीच में है, हाइड्रोजन बीच में है। क्यों हाइड्रोजन बीच में है, ये भी सोचो। क्योंकि हाइड्रोजन का आपने क्या माना है, 0। और हाइड्रोजन का जब आप हाफ सेल बना रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं, कुछ रिड्यूस हो रही हैं। ये बात समझ में आ रहा है? तो जब कुछ ऑक्सीडाइज हो रही है, कुछ रिड्यूस हो रही हैं, तो जो इनर्ट सेल का जो वैल्यू आएगा वो क्या लग रहा है, हमेशा जो वैल्यू आएगा वो जो वैल्यू दे रहा है वो तो पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे थे, क्या हर बार यही 0 होगा? कभी ये 0 होगा तो कभी ये 0 होगा। ये बात समझ में है? जैसे जिंक के केस में ये 0 हुआ था तो ये मिला था, लेकिन जब ऑक्सीडेशन वाला मिला था तो रिडक्शन आप निकालोगे तो उसका निगेटिव हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि आप सीरीज जो बनाया हो ना, उसमें सिर्फ क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, सबका रिडक्शन पोटेंशियल है, सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ये नहीं कि जिसका पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लिख लिया, ऑक्सीडेशन किसी का पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन लिख लिया, और रिडक्शन पॉजिटिव है तो रिडक्शन लिख लिया। ऐसा नहीं किया गया है। पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें सबका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल है। आई बात समझ में? तो अब मैं कहूं कि यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो 0.34 है। लेकिन अब मैं कहूं कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 थोड़ी ना आया था, उसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 आया था, तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल करने के लिए तो माइनस में करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कुछ का क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू, और कुछ का क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो हाइड्रोजन का आपने 0 माना है, तो क्या है, कुछ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पॉजिटिव होगा वो ऊपर जाएगा, कुछ का निगेटिव होगा तो नीचे रहेगा। इसलिए हाइड्रोजन भाई साहब कहाँ दिखते हैं, बीच में दिखते हैं। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो वो टेबल कैसे क्रिएट किया गया है, ये बात समझ में आई? तो टाइम लगा होगा, बहुत समय लगा होगा वो सारा कुछ करने में। हम लोग ऐसे ही एक बार देख लेते हैं तो निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। इसमें भी आगे पढ़ोगे तो और भी बहुत चीज मिलेंगी आपको। तो हम लोग यहाँ पे थे, मानक इलेक्ट्रोड व्यूह का निर्धारण। तो किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन होता है, किसी को कैसे असाइन कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, या उसी को रिडक्शन पोटेंशियल जो आप कह रहे हो इतना है, ये कैसे असाइन किया जाता है। तो पहले जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके साथ जिसको मेजर करना है उसको कनेक्ट किया जाता है, सेल बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो अपने हिसाब से रीडिंग देते हैं और उसके हिसाब से हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं जो बचा हुआ है हमारे पास है, और फिर हम पता कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ऑक्सीडेशन पता चला तो रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, रिडक्शन पता चल गया फिर बल्ले बल्ले है, बदलना ही नहीं है। आगे, अब मानक इलेक्ट्रोड भी हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP शॉर्टकट में क्या हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखूँ ना, एक चीज बताना कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ लिख रहा हूँ SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों सेम चीज है कि अलग अलग, समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे लिखूँ मैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दोनों सेम चीज है? नहीं, ये वैल्यू सेम होंगे लेकिन साइन का फर्क होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कब बोलते हैं, बस उसका एक इंफॉर्मेशन है कि 298 केल्विन पे जनरली टेम्परेचर रखो, 1 m का कंसंट्रेशन रखो, तो
वो चाहे कोई धात्विक हो या अधात्विक हो, जो भी होगा उसके उस टाइम जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और उस टाइम कैसे निकालते हैं उसका कहानी खत्म हो गया है। ठीक है, मतलब ये बात यहाँ बताया गया कि स्टैंडर्ड बोलते हो कब हो, किस कंडीशन में स्टैंडर्ड बोलते हो। तो मेनली आप अभी कंसंट्रेशन को ध्यान रखना। मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, अभी मैंने यहाँ बता ही दिया कि कौन कौन होते हैं। एक एसआरपी होगा, एक एसओपी होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और एक क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई बात समझ में? यहाँ पे वो लिखा भी गया है ये दोनों, और इनमें क्या रिलेशन होगा आपको बताया मैंने कि दोनों के वैल्यू सेम होंगे लेकिन साइन का फर्क होगा। आगे, प्रत्येक धात्विक इलेक्ट्रोड का एवं अधातु का इलेक्ट्रोड होगा, धातु का इलेक्ट्रोड या अधातु का हो, जैसे मैंने बताया फ्लोरीन गैस का, हाइड्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का, ऐसे होगा। और मेटल की बात करो तो जैसे जिंक ले लो, कॉपर ले लिया आपने, ऐसे कुछ। तो प्रत्येक धात्विक इलेक्ट्रोड या कोई अधातु का इलेक्ट्रोड है, उसका ऑक्सीकरण विभव तथा अवकरण विभव दोनों होता है, परंतु आईयूपीएसी के अनुसार अवकरण विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया गया है। ये बात मैंने बताया था अभी। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को क्या लिया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एसईपी जब भी बोला जाए ना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो वही आंसर करना जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। सुनाई दिया? यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, एक प्रैक्टिस करना था, मैंने करा ही दिया। यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया। अब आगे तो यही टर्म आता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। लेकिन अब जो ये दो क्वेश्चन मैंने करा है ना, ये जो मैंने आपको दो क्वेश्चन करा है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, तो मुझे लगता है कि अब ये दो डायग्राम से कल वाला बात जो कंफ्यूज कर रहे थे आप लोग, वो आपको ठीक हो जाना चाहिए। कि अगर ये जो मैंने रेफरेंस लिया है ना, ये जो मैंने अगर रेफरेंस लिया है, अगर मैं इस रेफरेंस को बदल दूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इस रेफरेंस को बदल दूं, तो अगर यहां बदल दूं और यहां भी ये रेफरेंस बदल दूं, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो मैंने यहाँ बनाया है, तो दोनों ही कंडीशन में दोनों जगह से बदल दो, लेकिन यहां जो रखो फिर वहां भी वही रखो। जैसे इस बार हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड मत बनाओ, इस बार ऑक्सीजन गैस का बनाओ, और उसके साथ इस जिंक वाले हाफ सेल को कनेक्ट करो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा कुछ डिफरेंट आएगा। ये बात समझ में आ रही है? फिर से यहाँ वहां अगर आपने ऑक्सीजन गैस का इलेक्ट्रोड लिया तो फिर यहाँ भी ऑक्सीजन गैस का इलेक्ट्रोड लो और फिर उसके रेस्पेक्ट में इसका मेजर करो। तो सवाल ये है कि अभी जो आपने इसका मेजर किया तो आया आपका 0.34 रिडक्शन पोटेंशियल, और जिंक का कितना आया, -0.76। मैं अब ध्यान से सुनना, मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो जिंक का कितना आया, -0.76 रिडक्शन पोटेंशियल है, और कॉपर का कितना आया 0.34, कितना आया 0.34। तो यहाँ पे इन दोनों का डेटा कुछ अलग आया, लेकिन यहाँ पे जब रेफरेंस बदल दोगे तो ये दोनों वैल्यू भी तो चेंज हो जाएंगे। पहली बात ये समझ में आया? तो ये दोनों डेटा भी चेंज कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या करो कि यहाँ से जो हाफ सेल ये कॉपर वाला है ना, और यहाँ से ये वाला जो हाफ सेल जिंक वाला है, इन दोनों को यहाँ से उठाओ और इन दोनों का आपस में कनेक्ट कर दो आप। ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करो और फिर वोल्टमीटर लगाओ, और फिर देखो कि इस बार जो है सो कि ये वोल्टमीटर क्या रीडिंग दे रहा है, उस वोल्टमीटर के रीडिंग को आप एब्जॉर्व कर लो। ठीक है, इस डेटा के हिसाब से जब आपने इन दोनों का ये डेटा कहां से लाए हो, क्या रेफरेंस मान के लाए हो आप, हाँ हाइड्रोजन वाला हाफ सेल बना करके जब दोनों का आपने ये डेटा निकाला है रिडक्शन पोटेंशियल का, और फिर आपने कनेक्ट किया, फिर वोल्टमीटर क्या रीडिंग दे रहा है उसको कुछ आप मान लो x, ऐसा कुछ। लेकिन इन्हीं दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने निकाला था ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रोड बना करके, तो उस टाइम जो डिफरेंट डेटा है ना वो यूज करो, लेकिन फिर से कॉपर वाला जो हाफ सेल है और जो जिंक वाला हाफ सेल है फिर उनको आपस में कनेक्ट करो। पता है क्या होगा, फिर जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा ना वो एक्स ही देगा। ये बात मैं कल कह रहा था, वो डिफरेंट नहीं होगा। ना हो तो वीडियो पे जाके बात 4 बार सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब इन दोनों का, कॉपर का जो हाफ सेल है और जो जिंक का हाफ सेल है, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसी रेफरेंस को बदल के अलग अलग रेफरेंस के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो डेटा बदल सकता है, लेकिन फिर इन दोनों का आपस में कनेक्ट करोगे ना तो उनका जो सेल पोटेंशियल आएगा ना वो किसी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किसी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बात समझ आई? तो ये मैं कह रहा था, तो ये ध्यान रखना। अच्छा एक और बात है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां रिडक्शन हो रहा है, ये सब आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत बारीकी बारीकी सवाल होते हैं कि किसका कंसंट्रेशन घट रहा है, किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जैसे मैं पूछूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है राइट नाउ, यहाँ बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि इस इलेक्ट्रोड का मास बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस इलेक्ट्रोड का मास बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। कैसे समझ में है?
इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा होगा, यहाँ से Cu2+ इस रॉड पे जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, कॉपर में कन्वर्ट कर रहा होगा और यहाँ पे जाके जमा हो जाता होगा। तो इलेक्ट्रोड का मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये पता चलना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये सवाल बहुत छोटे छोटे हैं और आगे जब फैराडे लॉज पढ़ेंगे ना हम लोग तो उसमें ये काम भी आएगा। ध्यान सुनना। तो यहाँ पे अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, सॉल्यूशन में Cu2+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, अभी जो है सो कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, राइट नाउ इस हाफ सेल के अंदर रिडक्शन हो रहा है। तो अगर रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ है उसका क्या हो रहा है, उसके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये जो Cu2+ है जाके इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, वो आ कहाँ से रहा है, सॉल्यूशन में से आ रहा है, इस विलियन में से ही आ रहा है ना। तो सॉल्यूशन में विलियन में क्या हो रहा है, Cu2+ का जो सांद्रण है, कंसंट्रेशन है, वो क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यही बात समझ में, अब ये समझ में आना चाहिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे ना तो एक चीज दिखेगा भाई क्या, कि जब यहाँ से जा रहा होगा तो फिर तो इसके अंदर Cu2+ का कंसंट्रेशन चेंज होगा, और आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड जब फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 1m बना के रखना चाहते हो, तो फिर तो मुसीबत होगी। ये बात समझ में आया? तो ये मेंटेन करना टफ काम है। ठीक है, ये वही बात है जब आप राउल्ट्स लॉ पढ़े थे, याद है राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, बताओ तो। हाँ बोलो बोलो, कि जो, बोलो बोलो क्या होता है राउल्ट्स लॉ, कि कोई आपके पास सॉल्यूशन है, ए और बी दो कंपोनेंट है इसके अंदर, तो किसी एक का जो वेपर प्रेशर होता है, किसी एक का जो वेपर प्रेशर होता है, जैसे पीए लिखना हुआ मुझे, तो हम लोग क्या लिखते थे, एक से PA0 ऐसे लिखते थे ना। हाँ हाँ, तो उसका जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है उसका क्या होता है, मतलब के साथ मोल फ्रैक्शन का टर्म मल्टीप्लाई होता है, याद है आपको। हम्म। तो ये तो आपको एक चीज यहाँ पे क्या समझाया गया था, याद करो बताओ, कि जब ये राइज होता है, जब ये प्राइज होता है तो इसका तो यहाँ पे जो कंपोनेंट ए का जो वो चीज़ है वो तो कम होता है, याद आया, भूल गए आप लोग। लेकिन आप जो यहाँ पे लेके चलते हो, जब मोल फ्रैक्शन निकालते हो ए वाला कंपोनेंट का, वो तो आप शुरू में जो निकालते हो वही मान के चलते हो आप, लेकिन जब कुछ वेपराइज हुआ होगा तो फिर तो ये कम हुआ होगा। ये सारा कहानी आप पढ़ चुके हो। तो इसके लिए हम क्या मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं क्या, याद करो सही से कैसे हम लोग उसको सही किए थे, याद है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ऐसा सोचो कि जो वेपराइजेशन हुआ बहुत ही क्या हो, कम हो, नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो। तो उस टाइम आप इनिशियल कंसंट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो, जो ए का है और जो बी का है नंबर ऑफ मोल्स, वही इस्तेमाल कर सकते हो, फिर आपका एक्स सही होगा, फिर आपका PA0 सही आएगा, सॉरी PA सही आएगा। यही बात समझ में। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी किया जाता होगा, आई बात समझ में। तो ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वो 100% खत्म हो गया, जो है सो खत्म हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको क्या करना है, वैज्ञानिक बनना है, अभी एग्जाम देना है। आई बात समझ में। ठीक है, तो फिर भी मैं उससे काफी ज्यादा ही डिस्कस कर रहा हूँ, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये हो सकता है कि आपके मन में ये उत्सुकता कभी आ जाए, आप पूछ लो तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं यहाँ पे। और पढ़ेंगे, वेट करो, हम लोग पढ़ेंगे एक नॉस्ट इक्वेशन, एक सॉल्यूशन का जब कंसंट्रेशन बदलता है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाते हैं, अभी तुरंत आने वाला है वो। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके इलेक्ट्रोड बनाए गए हैं, और उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको एज ए सीरीज अरेंज कर दिया गया है। तो उसी के टर्म में डिफाइन कर देना है कि तत्वों के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव, मतलब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात मानक अवकरण विभव, उसी को ना कहा जा रहा है, को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सिंपल है, हमने सबका निकाल लिया, किसी का 1 है, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, नेगेटिव पॉजिटिव सब है, मैं आसान करने के लिए 1 2 3 4 5 गिन दे रहा हूँ। तो एक तरफ से देखोगे तो बढ़ते क्रम में, दूसरी तरफ से देखो तो घटते क्रम में। तो आप जैसे मर्जी अरेंज कर लो। कुछ किताब में क्या दिया गया है, फ्लोरीन टू लिथियम दिया गया है, कुछ बुक्स में लिथियम टू फ्लोरीन दिया गया है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई ऐसे बोलो कि 4 3 से बड़ा होता है तो मैं ऐसे लिखूंगा, और किसी ने ऐसे लिख दिया, तो वो क्या गलत कर रहा है, लिखा तो सही है, अरे है कि नहीं। तो इस बात पे भी बहस नहीं करना कि सर हमारे किताब में तो लिथियम ऊपर है, हमारे किताब में तो फ्लोरीन ऊपर है, तो इसमें बहस नहीं करना, सही ये भी है, सही ये भी है, कोई दिक्कत। चलो, तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये सीरीज आप सही से देख लेना। आप चाहो तो एक बार कॉपी में बना भी सकते हो, अगर फेयर वगैरह कर रहे हो तो अच्छा लगता है, काफी खूबसूरत हो जाता है।
हाँ, क्योंकि और हाँ एक और बात है कि इसके लिए ये डेटा आपको याद नहीं करना, वरना पता लगेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे भारी वो जैसा कि यही लगेगा आपको। तो ये डेटा आपको याद नहीं करना है। हाँ, कुछ कुछ का कहूंगा जरूर याद कर लो, जैसे जिंक का बोलते बोलते क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो गया है, कॉपर का बनाते बनाते याद हो गया है, आयरन का 0.44 होता है तो ये सब याद हो गया है, हाइड्रोजन का याद रखो क्या होता है, लिथियम सबसे नीचे है, फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो उसका 2 पॉइंट समथिंग है, लिथियम का -2 पॉइंट ये जो भी है, तो इन सब का याद रखो। जैसे फ्लोरीन का क्या दिख रहा है 2.87, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपसे पूछे जाते हैं। आपसे देखना क्या होता है, सबने आपसे ये सवाल पूछा होगा, चलो बच्चों बताओ चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गया था, पूछा जाता है। किसी ने ये पूछा दूसरी बार कौन गया था? अरे गया है आदमी, लेकिन किसी ने पूछा है आपसे? क्यों नहीं पूछा? क्या मतलब दूसरी बार चंद्रमा पर जाने वाला, उसका मतलब उसको मतलब उसका ये नहीं था, उसने उतना स्ट्रगल नहीं किया होगा, मेहनत नहीं किया होगा? क्या लग रहा है आपको? लेट कर दिया? तो खैर कोई बात नहीं है। अब जैसो कि ऐसा कुछ नहीं है, नाम नहीं होगा। मैं एज ए समझाने के टर्म में आपको कुछ भी बोले जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो आपको क्या क्या याद रखना चाहिए? जो टॉप पे है उसको याद रखो, जो बॉटम पे है उसको याद रखो। जैसे यहाँ पे सबसे नीचे कौन है? लिथियम है, कितना है? -3.05। हाँ, अब सब पढ़ लिया, कहीं एग्जाम में आ गया कि सर आपने मना तो किया था याद करने के लिए, कि सब याद नहीं करना है, इसको कोई काम का नहीं है, कोई इसका उतना जरूरत नहीं है, जहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा उसका डेटा दिया रहेगा, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बताओ, सर तो मना किए थे। तो जीरो होता है भाई, इतना बार हो गया, इतना बार चल गया, ये सब आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना आप। तो जो जो याद करने हैं वो मैंने आपको बता दिए वैसे, ठीक है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहे हैं? आज बहुत हो गया, लिखने दीजिए। ठीक है, वो तो है ही। अब अगला टर्म ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इसकी विशेषता क्या है? ये कितने सारे इन्फॉर्मेशन को दे सकता है? आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था, छोड़ो इस पे नहीं आते। एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट, कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट को रख सकते हैं, याद है? हाँ, तो यहाँ से आप सारे आंसर कर सकते हो कि कौन सा बर्तन में क्या रख सकते हो, किस बर्तन में क्या नहीं रख सकते हो, क्योंकि वहां सही से याद करो, मैंने कंक्लूजन बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। तो यहाँ तो पूरा सीरीज ही दिया हुआ है, तो देख कर कंपेयर करके बता सकते हो कि अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो देख के बोल सकते हो खुद को रिड्यूस कर देगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। अरे बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ा हेल्प करता है, बहुत जगह पे हेल्प करने वाला है। तो एक बार रफली अपने कॉपी में बना लेना, ठीक है? तो मैंने भी पढ़ा तो एक बार बनाया था, भले मुझे याद नहीं है सब, जो डेटा मुझे चाहिए 3-4 ऊपर का नीचे का ये रफली याद रहता है, नहीं तो बाकी सब ये याद नहीं रहता। और जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये बात है, ये बात बिल्कुल मेंशन है कि बीच में आपको जो है सो ये दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो आप निकालना भी सीखो, ऐसे थोड़ी नहीं निकालना सीखो। हमने डेल्टा G1 बराबर डेल्टा, वो डेल्टा G3 बराबर डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 क्या कर रहे थे हम लोग शुरू शुरू में? जलेबी छान रहे थे हम लोग। अरे यार कुछ तो इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन देगा, देगा कि नहीं देगा? कुछ तो देगा। हर रिएक्शन का E1 E2 दे दिया तो हम सीधे निकाल लेंगे, ऐड करके निकाल लेंगे, अगर सेल रिएक्शन हमको सीधे दिख रहा है। लेकिन अगर लास्ट वाला जो रिएक्शन आता था तीसरा वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम लोग कहाँ से निकालते थे? डेल्टा जी से निकालते थे। सही बात समझ में? तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत सारे तरीके हमारे पास सॉल्व करने के। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, और अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जिसमें उसका इसका जरूरत पड़ रहा है तो खुद ही देगा क्वेश्चन कि इसका इतना होता है, आप यूज कर लो। समझ आया? तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में। बड़ा लंबा चला, आप लिख लो ये सब बहुत जल्दी जल्दी, सही बात है, उसने बोला मेरे को कि लिखो, चल लिखवा दीजिए अब।